हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 35। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक शिक्षा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2007, 2016 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन और हैं। देखिए, विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो दोस्तों, ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन कीजिए, जो आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ आप देखेंगे, हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ था वो 1947 में स्वतंत्र हुआ था और ये बात हो रही है 1948 की। तो देखिए, यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसने अपने सुझाव दिए थे व्यावसायिक शिक्षा के संप्रत्यय से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में लिखा, व्यावसायिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों व्यावसायिक भावना में कठोर उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा के लिए तैयार होते हैं। इसमें देखिए, पहला है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि का पहला पॉइंट है, कृषि शिक्षा का प्रमुख राष्ट्रीय विचार विषय के रूप में मान्य हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कृषि एक विषय के रूप में मान्य हो, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर जनसंख्या थी वो कृषि पर आधारित थी। तो कृषि को एक व्यवसाय के रूप में किस तरह से डेवलप किया जाए, इसके लिए विचार प्रस्तुत किए गए। इसमें नंबर दूसरा पॉइंट हम देखें, राष्ट्रीय आर्थिक योजना में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नंबर 3 हम देखें, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान एवं कृषि नीति का निर्माण यथासंभव उन्हीं व्यक्तियों और समूहों में रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए किस तरह से कृषि शिक्षा के माध्यम से कृषि की नीति को अपनाया जाए, कृषि में अनुसंधान किए जाएं, तो ये सारे नए नए तरीके खोजे जाएं। और नंबर 4 है, वर्तमान कृषि कॉलेजों को साधनों एवं शिक्षक वर्ग से अधिक समृद्ध बनाया जाए। तो जो भी कृषि कॉलेज थे उसमें साधन भी सुलभ हो और शिक्षक भी अधिक समृद्ध हो, जिससे कि जो विद्यालय हैं और समृद्धशाली बने। अब हम देखते हैं नंबर 5 पॉइंट है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संसाधन के रूप में प्रयोगात्मक फार्म विकसित किए जाने चाहिए, उचित प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पे उचित प्रशिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से, यानी उचित प्रशिक्षित व्यक्ति का क्या तात्पर्य है कि जो भी शिक्षक हो वो प्रशिक्षण युक्त हो और उनके माध्यम से प्रयोगात्मक फार्म विकसित किए जाए और साथ ही कह सकते हैं कि उनके माध्यम से जो विद्यालय हों वो और उन्नति करेंगे। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर है कानून यानी कि एग्रीकल्चर। इसका नंबर 1 पॉइंट है, कानून के कॉलेज पूर्णतः पुनर्गठित होने चाहिए। नंबर 2 है आपका, कानून संकाय के शिक्षक वर्ग की नियुक्ति और नियंत्रण कला और विज्ञान संकायों के समान ही विश्वविद्यालय द्वारा होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें दूसरा पॉइंट क्या है कि कानून यानी कि ला, यहाँ पर एग्रीकल्चर लिखा है, ये गलत है। कानून का मतलब होगा ला। तो जिस तरह से कानून की एक पढ़ाई होनी चाहिए कि किस तरह से उसमें क्या क्या शिक्षकों के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, जो भी साधन उपलब्ध, तो अलग अलग तरह के यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से रखा गया है। तो कानून के कॉलेज पूर्णतः पुनर्गठित होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट हम देख चुके हैं। नंबर 2 क्या है, कानून संकाय के शिक्षक वर्ग की नियुक्ति नियंत्रण कला और विज्ञान संकाय के समान ही विश्वविद्यालय द्वारा होनी चाहिए। तो जिस तरह से कला संकाय के
और विज्ञान संकाय के शिक्षकों की नियुक्ति होती है विश्वविद्यालयों में, वैसे ही कानून संकाय के शिक्षक वर्ग की भी नियुक्ति होनी चाहिए। कानून की शिक्षा के लिए इस तरह के प्रावधान रखे गए। नंबर तीसरा हम देखें, पूर्व कानूनी एवं सामान्य अध्ययनों का त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो किस तरह से पूर्व कानूनी एवं सामान्य अध्ययनों का त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक होना चाहिए। तो एक तरह से कानून की पढ़ाई के लिए त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 4, शिक्षक वर्ग पूर्णकालीन और अंशकालीन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्णकालीन शिक्षक भी होंगे और अंशकालीन शिक्षक भी होंगे। अब हम देखते हैं नंबर 5 है, कानून की कक्षाएं केवल शिक्षण के नियमित घंटों के अंतर्गत ही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरह से कक्षा शिक्षण होना चाहिए या किस तरह से उनके जो पीरियड है वो डिवाइड होने चाहिए, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट है आपका वाणिज्य। वाणिज्य शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। तो यहाँ पर हम देखें वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, शिक्षा काल में ही क्रियात्मक रूप से कार्य सीखने के लिए छात्रों को 2-3 दुकानों अथवा दफ्तरों में काम करने की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से वो व्यापार के बारे में सीख सके। अब हम देखते हैं नंबर 2 पॉइंट है, वाणिज्य में स्नातक स्तर पर शिक्षा का प्रबंध विद्यालयों में किया जा सकता है। इसके लिए अलग से वाणिज्य महाविद्यालयों की स्थापना की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें इसका प्रबंध महाविद्यालयों में किया जा सकता है। वाणिज्य में स्नातक स्तर पर शिक्षा का प्रबंध क्या कहा जा रहा है कि महाविद्यालयों में किया जा सकता है और इसके लिए अलग से वाणिज्य महाविद्यालयों की स्थापना भी की जा सकती है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट है, वाणिज्य की परीक्षा। स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को किस विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनने का परामर्श देना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट है, वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा का प्रबंध केवल विश्वविद्यालय और वाणिज्य महाविद्यालय में हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें वाणिज्य के लिए किस तरह से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा का प्रबंध हो और केवल विश्वविद्यालय और वाणिज्य महाविद्यालयों में ये परीक्षाएं कराई जाएं। तो दोस्तों इस तरह से हम देख चुके हैं इसका 4 पॉइंट। अब हम देखते हैं आपका नंबर 5 पॉइंट है, वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर पर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान जो बालक अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सीखे वो व्यवहारिक होता है। तो एक तरह से यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा वो व्यवहारिक रूप से सीखे जिससे वो अपनी चीज़ों को आत्मसात कर सके। अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉइंट है, शिक्षक प्रशिक्षण। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात की जा रही है कि शिक्षक प्रशिक्षण, क्योंकि एक प्रशिक्षित शिक्षक ही अपने छात्रों को सही ढंग से शिक्षा दे सकता है, क्योंकि उससे शिक्षण कौशल का ज्ञान होगा, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा, उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा और साथ ही उसे मनोविज्ञान का भी ज्ञान होगा अगर वो प्रशिक्षित है तो इसके लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है एक शिक्षक को। तो 4 पॉइंट हम देखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 है, प्रशिक्षण कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संशोधन एवं सुधार किए जाने चाहिए और पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रशिक्षण कॉलेजों में जो भी पाठ्यक्रम चल रहे थे उनमें संशोधन और सुधार किए जाने चाहिए और साथ ही यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अध्यापन करने से जो शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं, जैसे कि आप हैं, आप एक छात्राध्यापक छात्रा अध्यापिका हैं, आप तो पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अध्यापन कार्य करने से क्या होगा कि आपके अंदर जो भी हेजिटेशन होगा वो बाहर निकलेगा। साथ ही आपको जो भी शिक्षण विधियां हैं, जो भी आपके शिक्षण कौशल है, उसे आप व्यवहारिक रूप में किस तरह से प्रयोग करेंगे, किस तरह से अपने छात्रों को शिक्षण कार्य के माध्यम से अधिगम कराएंगे, ये सारी चीज़ें आप जब अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे तभी आप समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि अध्यापक जो भी
छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका प्रशिक्षण लेंगे वो अध्यापक अपने अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दें। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 2 पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाएं और साथ ही संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही सटीक पॉइंट कहा गया है कि जो भी शिक्षक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका प्रशिक्षण लेंगे उनके लिए अलग से शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाएं और साथ ही संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की व्यवस्था भी की जाए। यहाँ पर देखिए हर विषय के बारे में एक अपना अलग से महाविद्यालय विद्यालय खोले जाने की बात की जा रही है। इसलिए बात की जा रही है क्योंकि वो अपनी एक स्पेशलिटी जिसे हम कहेंगे विशेषता हो, जिसकी वजह से वहाँ पर अच्छे से अच्छे चीज़ें सीखने का मौका मिले। तो यहाँ पर हम देखें नंबर 3 है, प्रशिक्षण कॉलेजों में अधिकांश शिक्षक वही होने चाहिए जो स्कूल में शिक्षण कार्य का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रशिक्षित और अनुभव युक्त व्यक्ति ही प्रशिक्षण कार्य करे, यहाँ पर इसकी बात कही गई है। अब नंबर 4 हम देखें, एमएड डिग्री के लिए उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो कुछ वर्ष यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर अध्याय लिखा है बल्कि अध्यापन होना चाहिए, तो एमएड के लिए उन्हीं को प्रवेश दिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि एमएड एक उच्च डिग्री है, तो शिक्षक बनने के लिए तो इसमें आपको सबसे पहले अध्यापन कार्य करना होगा, उसके बाद ही आपको इसमें प्रवेश दिया जाएगा। अब हम देखते हैं नंबर 5, शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक कार्य दोनों पर समान बल दिया जाए और साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षणकर्ता को 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 12 सप्ताह का शिक्षण, एक तरह से जो भी प्रशिक्षण करता है उसको 12 सप्ताह का अभ्यास अनिवार्य हो। अभ्यास का क्या मतलब यहाँ पे कि वो किसी भी संबद्ध कॉलेज में जाकर या फिर यहाँ पे हम कहें कि अगर जो भी उसके प्रशिक्षण कार्य हैं उसके माध्यम से वो किसी भी जगह जाकर जो भी स्कूल या कॉलेजेज हैं वहाँ पर जाके वो शिक्षण कार्य करे, तभी वो उसके अंदर वो फ्लुएंसी आएगी कि वो शिक्षण कार्य करने में निपुण हो पाएगा। अब हम देखते हैं नंबर 5, चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। तो एक मेडिकल, यहाँ पे पहला पॉइंट है, एक मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों को प्रवेश ना दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक लिमिटेड सीट की बात कही गई है कि 100 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। जहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम देखें नंबर 2 पर, चिकित्सा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो, इसके बाद 12 से 15 सप्ताह तक व्यवहारिक कार्य कराया जाए, तत्पश्चात छात्रों को डिग्री प्रदान की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी चिकित्सा से संबंधित कोर्सेज हो 3 वर्ष के हों और उसमें 12 से 15 सप्ताह के लिए व्यवहारिक कार्य यानी कि वो जाके अपना अभ्यास कार्य करें और उसके बाद ही उन्हें डिग्री प्रदान की जाए। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 3, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में शिक्षक, योग्य शिक्षक और प्रचुर शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर साधन भी होने चाहिए इनफ, और साथ ही जो भी शिक्षक हैं वो योग्य होने चाहिए जो अपना शिक्षण कार्य करेंगे। और हम देखें नंबर 4, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में संलग्न चिकित्सालय होना चाहिए। प्रत्येक अध्ययनरत छात्र के लिए 10 रोगी होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना सटीक बात कही गई है कि जो भी यहाँ पर छात्र अध्ययनरत हैं उनके लिए 10 रोगी होने चाहिए, 10 पेशेंट होने चाहिए और साथ ही उससे संलग्न एक चिकित्सालय होने चाहिए जहाँ पर ये रोगी हों और वहाँ पे जाके छात्र अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। अब हम देखें नंबर 5, मेडिकल कॉलेजों में अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिए। और नंबर 6 आपका, चिकित्सा में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था केवल उच्च स्तरीय चिकित्सा कॉलेजों में की जानी चाहिए। तो दोस्तों चिकित्सा में भी यहाँ पर देखिए चिकित्सा में भी जो स्नातकोत्तर अध्ययन होना चाहिए, जो भी आपकी जो डिग्री है वो एमए लेवल की जो डिग्री होगी इसमें वो आपकी यहाँ पर केवल
उच्च स्तरीय चिकित्सा कॉलेजों में ही होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो उच्च डिग्री है, जो स्नातकोत्तर डिग्री है चिकित्सा में, वो केवल कुछ ही कॉलेजों में, जो कि उच्च स्तरीय चिकित्सा कॉलेज है, उन्हीं में होने चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 6 है आपका इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 है इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाए, विशेष रूप से चौथे तथा 5वें दर्जे के कारीगरों जैसे फोरमैन, क्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन, ओवरसीयर आदि के ट्रेनिंग स्कूलों की। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें किस तरह से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा में ये सुझाव दिए गए कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या है वो बढ़ाई जाए, और साथ ही उसमें विशेष रूप से जो चौथे तथा 5वें दर्जे के कारीगर होते हैं, जो कि फोरमैन, क्राफ्टमैन होते हैं या ड्राफ्टमैन होते हैं, इन सब की ट्रेनिंग स्कूलों की भी एक तरह से व्यवस्था की जाए। अब हम देखते हैं नंबर 2 पॉइंट इसमें, वर्तमान इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेजों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जा सकता है, इनकी उचित देखभाल की जाए तथा इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि जो भी इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज हैं उनको राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाए, और साथ ही उनकी देखभाल की जाए और इनकी उपयोगिता, जो उपयोगिता है इनकी, उसमें वृद्धि की जाए। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेजों का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए। जो भी पाठ्यक्रम है उसको क्या किया जाए, और ब्रॉड किया जाए और विस्तार किया जाए उसका, और देश के वर्तमान उद्योगों की मांग के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के इंजीनियर और तकनीकी कॉलेज यथाशीघ्र खोले जाएं। तो दोस्तों इस तरह से जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो और तीव्र गति से हो, इसके लिए अधिक से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज या तकनीकी कॉलेज खोले जाएं, और साथ ही उनके जो भी उद्योग हैं उनकी मांग के अनुसार उनको विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की बात हो रही है। अब हम देखते हैं नंबर 5 पॉइंट, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में स्नातकोत्तर की शिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें किस तरह से हर डिग्री में स्नातकोत्तर की व्यवस्था की बात हो रही है, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपकी चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो आपकी शिक्षक से संबंधित हो। उसमें भी आपने यहाँ पर हम देखे हैं कि बीएड, एमएड की बात हुई है। किस तरह से उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं कि डिग्री को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट पेज पे आपका दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है, जिसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहिए, हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करिए, सकारात्मक चीज़ों को देखिए, सुनिए और समझिए, पढ़िए भी, और इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।